Hello students, I'm Sahil Roy and welcome back to Webhub Classes। आज हम शुरू करने वाले हैं बैंकिंग कैप्सूल और ये बैंकिंग कैप्सूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि इस वीडियो लेक्चर से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। हमारा सबसे पहला पॉइंट, देखिए शुरुआत करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट बैंक इन द कंट्री वाज स्टार्टेड इन कैलकाटा इन 1970, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो पहला बैंक स्टार्ट हुआ था वो कैलकाटा में शुरू हुआ था और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मतलब भारत में पहला बैंक जो शुरू हुआ था उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहां शुरू हुआ था? कैलकाटा में शुरू हुआ था। किस साल शुरू हुआ था? 1770 में शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बॉम्बे, द बैंक ऑफ मद्रास, these all presidency banks were merged in 1921, imperial bank were established। देखिए, तीन बैंक को ब्रिटिशर्स ने मर्ज किया था इन द ईयर 1921 और वो तीन बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और इन तीनों को मर्ज करने के बाद जो बैंक बनाया गया था 1921 में, उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सारा जो कामकाज है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म कर रहा था। जैसे इशू ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो भी चीजें जो बेसिकली आरबीआई का फंक्शन है वो आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, ऑन 1 जुलाई 1955, देखिए डेट है, याद रखिएगा, ऑन 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक वॉज पार्शियली नेशनलाइज्ड एंड इट वॉज नेम एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपीरियल बैंक जो है उसका बाद में जाकर के नाम क्या चेंज हुआ? उसका बाद में जाकर के नाम चेंज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है, और ये नाम कब पड़ा था? इंपीरियल बैंक जो नाम पड़ा था वो 1921 में पड़ा था। और इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1 जुलाई 1955। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंपनीज एक्ट 1956 में आया था और कंपनीज एक्ट के एक साल पहले ही इंपीरियल बैंक का नाम चेंज हो गया था और वो हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे कह रहे हैं, एट प्रेजेंट स्टेट बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। प्रेजेंट में जो स्टेट बैंक है वो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट बैंक है हमारे देश का। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक। अगला पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 200 years ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। आई रिपीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया के अंदर 200 साल बैंकिंग बिजनेस कंप्लीट कर लिया है। 200 साल से ज्यादा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया के अंदर बैंकिंग बिजनेस करते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, डेनमार्क सैक्सो बैंक एंटर्स into Indian market to replicate its global strategy of providing international stocks and financial instruments to clients who are exploring investment opportunities in overseas market। देखिए, इंडिया के जो लोग ओवरसीज मार्केट, मतलब इंडिया के बाहर के देशों में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उस जमाने में, ठीक है, जब ऐसा सच कोई चीज नहीं थी मार्केट में अवेलेबल कि आप इंडियन हो और आप इंडियन मार्केट से बाहर निकल करके अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में या जापान के शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले डेनमार्क का एक बैंक जिसका नाम है SAXO, सैक्सो बैंक, एंटर हुआ इंडियन मार्केट में और उसने रेप्लिकेट किया ग्लोबल स्ट्रेटेजी को और इंडिया के लोगों को प्रोवाइड किया इंटरनेशनल स्टॉक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ताकि इंडिया के लोग ओवरसीज मार्केट में एक्सप्लोर कर सकें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सीख करके इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा,
पॉइंट है हमारा, यूको बैंक इंट्रोड्यूसेस प्री फंडेड चेक्स सीरीज ऑफ 1000, 5000 एंड 10000। यूको बैंक ने इंडिया में सबसे पहले प्री फंडेड चेक्स का मतलब होता है प्रीपेड चेक्स, और प्रीपेड चेक्स का मतलब ये होता है कि आपने पैसा दिया 1000 रुपए और आपको 1000 रुपए का चेक मिल गया, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बैंक में जाकर के 1000 रुपए दीजिए, इट इज जस्ट लाइक अ टोकन। आप समझते हैं ना टोकन क्या होता है, आपने पैसा दिया उतनी वैल्यू का आपको टोकन मिल गया। तो बैंक में क्या होता था कि हम 1000 रुपए दिया तो 1000 वैल्यू का हमको प्री फंडेड चेक मिला, ठीक है, 5000 दिया हमने तो 5000 वैल्यू का हमको प्री फंडेड चेक मिला, ताकि उससे हम किसी को भी पेमेंट कर सके इजीली। तो यूको बैंक ने ये इनिशियल लेवल, शुरुआती टाइम पे जब बैंकिंग चीजें, आपको मालूम है बैंकिंग बहुत डायनेमिक है, बैंक्स में हर रोज चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हर रोज आते हैं, ठीक है, तो बैंकिंग बहुत डायनेमिक है, टाइम और एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। यूको बैंक ने शुरुआत इस हिसाब से की थी, प्री फंडेड चेक्स की, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज विद आईसीआईसीआई बैंक ऑन 13 अगस्त 2010। जो बैंक ऑफ राजस्थान था वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज हो गया था 13 अगस्त 2010, इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है, और मर्जर भी इंपॉर्टेंट है कि 13 अगस्त, या आईसीआईसीआई किस बैंक के साथ मर्ज हुआ था, तो आईसीआईसीआई वाज मर्ज्ड विद बैंक ऑफ राजस्थान ऑन 13 अगस्त 2010, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक was the first Indian bank. Punjab National Bank was the first Indian bank. It established in 1894. पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का पहला बैंक था जो स्टैब्लिश हुआ था 1894, और इसके पहले की जितने भी बैंक थे ना उनको ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश कर रहे थे, मतलब हम लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश करने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एक बैंकिंग कंपनी स्टैब्लिश होती है ना, तो उसमें जो फंडिंग होता है, जो शेयर्स होते हैं, वो ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक जब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में इन द ईयर 1894, तो इट वाज फुल फ्लेज्ड इंडियन बैंक, ठीक है, यहां पे शुरुआत इंडियंस ने की थी और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट भी इंडियंस का था, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, Reserve Bank of India established on 1st April 1935. I repeat, Reserve Bank of India कब establish हुआ था? Reserve Bank of India establish हुआ था 1st April 1935 under the Act 1934। एक एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था 1934 में, और स्टैब्लिश हुआ था 1st April 1935। डेट कैसे याद रहेगा? फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1st April से, तो 1st April 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया। इट इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, आपको मालूम है। इसका जो हेड ऑफिस है इज इन मुंबई, अर्लियर इन कैलकाटा। जो आरबीआई का हेड ऑफिस था वो पहले कैलकाटा में था। कैलकाटा में क्यों था? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश था, तो इंडिया का जो पहला कैपिटल था वो कैलकाटा था, और कैलकाटा तभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां जाकर के स्टैब्लिश हुई। आपको मालूम है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ गए थे, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो कहाँ आई थी? कैलकाटा में आई थी, क्योंकि उस जमाने में इंडिया का कैपिटल कैलकाटा हुआ करता था। तो आरबीआई भी स्टार्टिंग में कैलकाटा में उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया, और उसके बाद वो हेड ऑफिस कहाँ चेंज हो गया, अब जाकर के हेड ऑफिस आरबीआई का मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई नेशनलाइज्ड, अब आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। अब इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ था? देखिए, आरबीआई को फॉर्म करने के लिए एक आरबीआई एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, और आरबीआई स्टैब्लिश कर दिया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आरबीआई में जो पैसे इन्वेस्टेड थे, अगेन यहां पे पैसे जो इन्वेस्टेड थे वो फॉरेन का कैपिटल ज्यादा लगा था आरबीआई के इन्वेस्टमेंट में। तो नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि इंडिया ने 51% से ज्यादा शेयर्स टेक ओवर कर लिए इंडिया के गवर्नमेंट ने, और इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है कि अगर आप किसी भी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर्स टेक ओवर कर लो तो वो कंपनी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आरबीआई के केस में भी यही हुआ, हमारे देश की सरकार ने क्या किया, उसका 50% से ज्यादा शेयर टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब इंडियंस का ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारी गवर्नमेंट का ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आरबीआई नेशनलाइज हो गया। और किस डेट को नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949। और एक बहुत ही महान हमारे गवर्नर रहे रघुराम राजन, 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो रघुराम राजन जी थे, रघुराम जी राजन, वो 23rd गवर्नर थे आरबीआई के। और मैं इनके बारे में आपको बताऊं, रघुराम जी राजन
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनको बाकायदा बुलाता है स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, पॉलिसीज डेवलप करने के लिए। इवन अगर मैं आज की बात करूं, अप्रैल 2020 चल रहा है, पूरे दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रघुराम जी राजन को एक कमिटी का मेंबर बनाया है, इनको इनवाइट किया है कि आप आकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए पॉलिसीज बनाइए। और बाकायदा रघुराम जी राजन वहां जाकर के पॉलिसीज बना भी रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इनके लिए वर्ड यूज किया कि ये बहुत महान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, वो भी बहुत इंटेलिजेंट। उनके बाद अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका मतलब जिसकी जो पॉलिसीज है उससे देश का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, तो बीइंग अ टीचर मैं कंसिडर करूंगा रघुराम जी राजन। ठीक है, इसलिए मैंने महान वर्ड इनके लिए यूज किया और मैं चाह रहा था कि ये जानकारी आप सब तक पहुंचे, आप सब जाने इनके बारे में, और मौका मिले तो आप इनके बारे में पढ़िएगा भी। ठीक है, इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत डेवलपमेंट किया हमारे देश के लिए, बहुत अच्छा। जो भी हमारे देश की ग्रोथ रेट रही और ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आ पाया, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ, वो इन्हीं की पॉलिसीज के बदौलत। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट, ऑन 19 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? 14 large commercial banks nationalized. Then 15th April 1986 more banks were nationalized as the new Bank of India merged with Punjab National Bank. So total nationalized bank is 19. देखिए, इंडिया में कुल मिलाकर के 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। किसने नेशनलाइज किया था? इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था। ठीक है, और 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक्स नेशनलाइज किए। तो टोटल कितने बैंक्स नेशनलाइज किए? 20 बैंक्स। किसने नेशनलाइज किए? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में टोटल 20 बैंक्स नेशनलाइज किए। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि आज के डेट में कितने नेशनलाइज बैंक हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 19। फिर आप सवाल ये पूछोगे कि सर 20 नेशनलाइज हुए थे तो 19 कैसे हुए? एक कौन सा बैंक चला गया, मतलब क्या हो गया? तो इसका सही जवाब यहां पे कि दो बैंक्स आपस में मर्ज हो गए थे। एक पंजाब नेशनल बैंक मर्ज हुआ था बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ये आप देख सकते हैं, न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। और इन द ईयर 1993 में मर्जर हुआ था। यहां डेट नहीं है, मैं आपको डेट भी बता दूं। इन द ईयर 1993 में मर्जर हुआ था। तो टोटल 20 में से अब कितने बैंक बचे? 19 बैंक बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, दोज बैंक्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। इन्होंने कहा जिस बैंक के नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में है उसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। देखिए, कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो बैंक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स। और इन कमर्शियल बैंक्स का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है। हमारा अगला पॉइंट, प्राइम लेंडिंग रेट इज रिप्लेस्ड बाय बेस रेट ऑन 1 जनवरी 2010। देखिए, प्राइम लेंडिंग रेट को चेंज करके बेस रेट कर दिया ऑन 1 जुलाई 2010 में। ठीक है, और ये चीजें क्या होती हैं, प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है या बेस रेट क्या होता है, ये आने वाली वीडियोस में हम आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, यहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि प्राइम लेंडिंग रेट का नाम क्या चेंज हुआ और किस डेट में चेंज हुआ। तो प्राइम लेंडिंग रेट का नाम चेंज हुआ बेस रेट, और कब चेंज हुआ? 1 जुलाई 2010। हमारा अगला पॉइंट, यूएसबी दैट इज अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस इन ऑल विलेजेस अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बाय 31 मार्च 2012। अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच जो है, समझिएगा, इंडिया में कुल मिलाकर के 6.5 लाख विलेजेस हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ विलेजेस आर देयर इन इंडिया इज 6,50,000। और टोटल नंबर ऑफ बैंक के ब्रांचेस कितने हैं? इट इज ओनली 5,000 ब्रांचेस। ठीक है, इंडिया के 6.5 लाख विलेजेस में सिर्फ 5,000 बैंक ब्रांचेस काम कर रहे हैं। इन्होंने जो पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि यूएसबी दैट इज अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस इन ऑल विलेजेस अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम बाय 31 मार्च 2012। इन्होंने बोला कि अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस देश भर के ज्यादातर विलेजेस में स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। और कब की गई थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम में, और वो स्कीम आई थी 31 मार्च 2012 को। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा,
रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। जो रीजनल रूरल बैंक्स को बोलते हैं आरआरबी, क्या बोलते हैं? आरआरबी। ये रीजनल रूरल बैंक्स हैं और ये स्टैब्लिश हुए थे 1975। 1975 कैसे याद रहेगा? 1975 वो साल था जिस साल शोले फिल्म रिलीज हुई थी। अब आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975। 1975 वो साल था जिस साल शोले पिक्चर रिलीज हुई थी। आर वर्किंग इन ऑल स्टेट्स ऑफ कंट्री एक्सेप्ट इन सिक्किम एंड गोवा। तो आरआरबी सिक्किम और गोवा को छोड़ करके पूरे भारत में दे आर वर्किंग। एट प्रेजेंट 67 आरआरबीज आर वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट में कितने आरआरबी काम कर रहे हैं? 67। अगला पॉइंट, द नेशन largest lender State Bank of India has commerce operation in Qatar by opening a branch in the Qatar Financial Center Doha। तो कतर मेरे हिसाब से शायद अरेबियन कंट्रीज में आता है। कतर शायद दुबई के आसपास है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है। लेंडर का मतलब उधार देने वाला बैंक है, ठीक है। उसने अपने ऑपरेशंस कहां शुरू किए, अपना काम करने का सिलसिला कहां शुरू किया? एक नई ब्रांच इंडिया के बाहर कहां शुरू की? कतर। और कतर में एक मतलब दोहा एक जगह है जहां पे उन्होंने बाय ओपनिंग अ ब्रांच इन कतर फाइनेंस सेंटर, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, as per the declaration made by government in parliament, 10 rupees coins are being introduced shortly into circulation to meet the increasing demand of currency notes of lower value। देखिए, आपको तो मालूम है कि 10 रुपए के सिक्के आ चुके हैं। तो इन्होंने बोला कि एज पर द डिक्लेरेशन मेड बाय गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट 10 रुपए के सिक्के बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अब तक तो आ भी चुके हैं और वो आप जानते भी हैं कि 10 रुपए के सिक्के मार्केट में कुछ महान लोग कहते हैं कि ये नकली है और ये असली है। अब आपको मालूम है कि घर में तो कोई सिक्के बनाता नहीं है, सारे के सारे सिक्के असली है, बस वो लेना नहीं चाहते। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और स्टे ट्यून्ड। आने वाले टाइम में ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।